नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि हम आज की चर्चा शुरू करें, एक छोटी सी जानकारी। हाँ, जरूर। प्रत्येक क्लास के नोट्स पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप और किन विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जहां कभी एक समुद्र लहराता था और आज वहां रेत का सागर है। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो राजस्थान की भौगोलिक बनावट की पड़ताल करते हैं। और हमारा मिशन है ये समझना कि ये विशाल थार मरुस्थल कैसे बना, इसके अंदर कितने अलग अलग चेहरे छुपे हैं और कैसे यही बंजर मानी जाने वाली जमीन आज राजस्थान की आर्थिक शक्ति का एक केंद्र बन रही है। ये वाकई में एक दिलचस्प यात्रा होने वाली है। हाँ, क्योंकि जब हम राजस्थान के नक्शे को देखते हैं तो हम सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक ही सीमा के अंदर कई अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं। सही कहा। और इन सब में मरुस्थल की कहानी सबसे नाटकीय है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। राजस्थान को समझने के लिए इसे बांटा कैसे जाता है, मतलब भूगोल की किताबों में इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है? देखिए, मोटे तौर पर दो मुख्य तरीके अपनाए गए हैं। ओके। एक शुरुआती प्रयास था 1967 में प्रोफ वीसी मिश्रा का। उन्होंने उस समय के ज्ञान के आधार पर राजस्थान को 7 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा था। जैसे नहरी इलाका, सूखा इलाका, अरावली का पहाड़ी क्षेत्र वगैरह। ये उस दौर का एक बहुत अहम और विस्तृत प्रयास था जिसने आगे की सोच की नींव रखी। लेकिन अब जो तरीका सबसे ज्यादा माना जाता है वो शायद ज्यादा वैज्ञानिक है। हाँ, बिल्कुल। अब जो वर्गीकरण इस्तेमाल होता है वो जमीन की बनावट यानी उच्चावच और मौसम मतलब जलवायु पर आधारित है। अच्छा। यह राजस्थान को 4 बड़े और स्पष्ट हिस्सों में बांटता है और यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार बनेगा। और वो 4 हिस्से कौन से हैं? पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल यानी अपना थार। दूसरा है ठीक बीच में रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा नदियों द्वारा बनाया गया उपजाऊ पूर्वी मैदान। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रदेश हो गए। यहाँ एक तुलनात्मक तालिका है जो इन चारों को एक साथ रखती है और इसके आंकड़े देखकर तो दिमाग घूम जाता है। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा असंतुलन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और यही असंतुलन राजस्थान की पूरी कहानी कहता है। सबसे चौंकारा वाला आंकड़ा देखिए। बताइए। मरुस्थल प्रदेश जो राज्य का 61% से ज्यादा हिस्सा घेरता है, वहां सिर्फ 40% आबादी रहती है। अरे, 60% से ज्यादा जमीन पर 40% लोग। जी। और इसके ठीक उलट पूर्वी मैदान को देखिए। हाँ। जो सिर्फ 23% जमीन पर फैला है, लेकिन वहां राज्य की 39% आबादी रहती है। 1 मिनट, मतलब लगभग बराबर लोग 1/4 से भी कम जगह में। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान की असली कहानी पानी और मिट्टी की है। राइट। जहाँ ये दोनों हैं वहाँ भारी भीड़ है और जहाँ नहीं है वहाँ आधे से ज्यादा राज्य लगभग खाली है। आपने बिल्कुल सही नौस पकड़ी है। ये तो एक ही सीमा के अंदर 2 अलग अलग देश होने जैसा है। सही बात है। यही विरोधाभास यहाँ के जीवन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को तय करता है। जहाँ पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी और नदियां हैं, वहाँ जीवन आसान है। वहीं मरुस्थल में रेतीली मिट्टी और शुष्क मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बाकी 2 क्षेत्र अरावली और हाड़ौते, वो काफी संतुलित हैं। अरावली 9% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या और हाड़ौती का पठार लगभग 7% क्षेत्रफल पर 11% जनसंख्या को सहारा देता है। ठीक है, तो अब उस सबसे बड़े, सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ चलते हैं, थार का मरुस्थल। बिल्कुल। इसकी उत्पत्ति की कहानी क्या है? स्रोत कहते हैं कि यहाँ कभी टेथिस सागर था। मतलब अगर हम टाइम मशीन से उसी जगह पर वापस जाएं तो हम रेत पर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे खड़े होंगे। ये सोचना ही कमाल है, लेकिन भूगर्भीय सबूत इसी ओर इशारा करते हैं। सच में? हाँ, लाखों साल पहले टर्शरी काल में टेथिस सागर पीछे हटने लगा और अपने पीछे ये विशाल भूभाग छोड़ गया। यानी जहां आज रेत के टीले हैं वहां कभी समुद्र की लहरें थीं। बिल्कुल। रामायण में भी इस इलाके को रूक्ष प्रदेश यानी सूखे प्रदेश के नाम से पुकारा गया है, जो बताता है कि इसका ये स्वरूप बहुत प्राचीन है। और ये सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, इसका फैलाव तो अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। इसका करीब 85% हिस्सा भारत में है और 15% पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में भी? हाँ, जहाँ इसे चोलिस्तान कहते हैं।
और भारत में भी इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 62% राजस्थान में है। और बाकी ये गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी फैला हुआ है। राजस्थान में ये करीब 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर? सोचिए, 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मरुस्थल एक जैसा नहीं हो सकता। इतने बड़े इलाके में तो अंदर भी बहुत विविधता होगी। सही पकड़ा। यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? भूगोलविदताओं ने मरुस्थल के अंदर एक अदृश्य रेखा खींची है। अदृश्य रेखा? हाँ, जैसे 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर की रेखा एक तरह की अदृश्य दीवार है, जिसके एक तरफ जिंदगी बहुत मुश्किल है और दूसरी तरफ थोड़ी कम मुश्किल। बिल्कुल, इसे आप मरुस्थल का बॉर्डर समझ सकते हैं। इस रेखा के पश्चिम में असली रेगिस्तान है, जिसे हम शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश कहते हैं। ओके। यहाँ साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो कि ना के बराबर है। और इस रेखा के पूर्व में अरावली तक का जो इलाका है, वो अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहलाता है। अच्छा, बांगड़ प्रदेश। हाँ, यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। तो ये एक तरह का बफर जोन है। मतलब रेगिस्तान और हरी भरी जमीन के बीच फंसा हुआ एक इलाका। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मरुस्थल के अंदर एक और मरुस्थल। अब इस असली रेगिस्तान यानी शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं। स्रोत कहते हैं कि इसके भी दो चेहरे हैं। हाँ, एक रेतीला और एक पथरीला। हाँ, और ये बात ज्यादातर लोगों को हैरान करती है। हाँ। जब हम मरुस्थल सोचते हैं तो सिर्फ रेत के टीले दिमाग में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन शुष्क मरुस्थल का सिर्फ 58.5% हिस्सा ही वैसा है जिसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि असली मरुस्थल का भी लगभग आधा हिस्सा, करीब 41.5% पथरीला है, रेतीला नहीं? जी हाँ। ये तो हमारी पूरी कल्पना की ही उलट है। ऐसा क्यों है कि एक ही जगह पे कहीं सिर्फ रेत है और कहीं सिर्फ पत्थर? इसका कारण हवा का बहाव और वहां की चट्टानी संरचना है। हाँ। जहां चट्टानें सतह पर आ गई हैं और हवा इतनी तेज है कि रेत को उड़ा ले जाती है, वहां सिर्फ पथरीला मैदान बचता है। और उसे क्या कहते हैं? उसे हमादा कहते हैं। और इसी पथरीले मरुस्थल में इस इलाके के सबसे बड़े राज दफन है। राज? जैसे कि आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के पास। इस जगह पर 18 करोड़ साल पुराने जुरासिक काल के लकड़ी के जीवाश्म मिले। 18 करोड़ साल? हाँ, ये इस बात का ठोस सबूत है कि ये इलाका हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। यहाँ कभी घने जंगल हुआ करते थे। कमाल है। समुद्र से जंगल और जंगल से रेगिस्तान। और दूसरा राज यहाँ की अवसादी चट्टानों में छिपा है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की ये चट्टानें बताती हैं कि यह इलाका कभी समुद्र के नीचे था। अच्छा। और आज इन्हीं चट्टानों के नीचे हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिल रहे हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जादुई है, वो है लाठी सीरीज। यह किसी जादू से कम नहीं है। पोखरण से मोहनगढ़ तक जमीन के नीचे मीठे पानी की एक 60 किलोमीटर लंबी नदी बह रही है। क्या बात है! मरुस्थल के नीचे नदी? जी, यह मरुस्थल के सीने में छिपा एक अमृत का भंडार है। इसी पानी की वजह से इसके ऊपर एक खास तरह की पौष्टिक घास, सेवण घास उगती है। सेवण घास? हाँ, जो मरुस्थल के सबसे दुर्लभ पक्षी गोडावण की आखिरी पनाहगाह है। समुद्र से पथरीला मरुस्थल। लेकिन जब हम थार के बारे में सोचते हैं तो पत्थर नहीं, रेत का सागर दिमाग में आता है। बिल्कुल। तो उस रेत की कहानी क्या है? ये धोरे और धरियन क्या बला हैं? देखिए, धोरे तो रेत के टीलों के लिए एक सामान्य शब्द है जो लहरदार लगते हैं, लेकिन धरियन ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक? हाँ, ये वो टीले हैं जो जिंदा हैं, जो हवा के साथ चलते हैं, अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। सबसे ज्यादा धोरे और धरियन जैसलमेर में मिलते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि हर तरह के टीले जोधपुर में मिल जाते हैं। हाँ। मतलब जोधपुर तो इन टीलों का एक म्यूजियम जैसा हो गया। पर ये टीले इतने अलग अलग तरह के क्यों होते हैं? स्रोत में तो नामों की एक लंबी लिस्ट है। बर्रखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक। ये सब याद रखना तो नामुमकिन है। हाँ, इतने सारे नाम देकर घबराना स्वाभाविक है। क्या हम इन्हें समझने के लिए कुछ ग्रुप्स में बांट सकते? जैसे कुछ हवा की दिशा के साथ बनते हैं और कुछ उसके खिलाफ? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। मोटे तौर पे 3 तरह के टीले हैं। एक जो हवा के साथ साथ उसी की दिशा में सीधी रेखा में बनते हैं, जैसे अनुदैर्ध्य या रेखीय स्तूप।
रेत की नदियों की तरह। बिल्कुल। दूसरे जो हवा के रास्ते में दीवार की तरह समकोण पर खड़े हो जाते हैं, जैसे अनुप्रस्थ स्तूप। ये तब बनते हैं जब हवा एक ही दिशा से लगातार चलती है। और तीसरे जो सबसे मशहूर और शायद सबसे खतरनाक है, वो है बरखान। ये आधे चांद की शक्ल के होते हैं और सबसे ज्यादा गतिशील माने जाते हैं। गतिशील मतलब? ये हवा के साथ घूमते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाली उपजाऊ जमीन, सड़कें, सब कुछ निगल जाते हैं। इसीलिए इन्हें विनाशकारी कहा जाता है। विनाशकारी? एक रेत का टीला विनाशकारी कैसे हो सकता है? मतलब ये क्या पूरे के पूरे गांव को ढक लेता है? हाँ, बिल्कुल। इनकी गति काफी तेज हो सकती है और ये धीरे धीरे आगे बढ़कर पूरे के पूरे खेत और बस्तियों को रेत के नीचे दबा सकते हैं। बाप रे। इनके अलावा भी कुछ दिलचस्प आकृतियां हैं, जैसे महिलाओं के हेयरपिन जैसा दिखने वाला पैराबोलिक, या जब हवा कई दिशाओं से चलती है तो बनने वाला तारानुमा यानी सितारे जैसा टीला। अच्छा। और सबसे छोटे होते हैं नेपखा, जो किसी झाड़ी या पेड़ के पीछे हवा रोकने से बन जाते हैं। ये तो रेत की पूरी एक अलग दुनिया है। चलिए अब उस बफर जोन की बात करते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश। ये शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच का इलाका है। इसकी भी 4 हिस्से हैं। हाँ, ये वो इलाका है जहां मरुस्थल धीरे धीरे खत्म होता है और थोड़ी हरियाली शुरू होती है। इसका पहला हिस्सा है लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, जो लूनी नदी के आसपास का इलाका है। ठीक है। दूसरा है नागौरी उच्चभूमि। यहाँ कोबड़ पट्टी का जिक्र है। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। ये इस इलाके की एक दुखद सच्चाई है। नागौर और अजमेर के बीच इस क्षेत्र के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ओह। लगातार ये पानी पीने से लोगों की हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं और कमर झुककर कुबड़ निकल आता है। इसीलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। जी। ये तो बहुत डरावनी बात है कि जिस पानी को लोग जीवन के लिए पी रहे हैं वही उनकी कमर तोड़ रहा है। ये प्रकृति का एक क्रूर मजाक जैसा ही है। तीसरा हिस्सा कौन सा है? तीसरा है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू का इलाका। यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं बहती। तो फिर पानी? यहाँ के लोग बारिश के पानी को सहेजने के लिए कच्चे कुएं बनाते हैं, जिन्हें जोहड़ कहते हैं। ये जल संरक्षण का एक सदियों पुराना और बहुत सफल तरीका है। अच्छा, जोहड़। और चौथा हिस्सा है उत्तर में घग्गर बेसिन, जहां से घग्गर नदी बहती है। इसके बहाव क्षेत्र को स्थानीय लोग नाली कहते हैं। इस पूरी चर्चा में कुछ खास शब्द बार बार आए हैं। खडीन, रन, टाट, बालसिन। ये मरुस्थल की अपनी डिक्शनरी लगती है। बिल्कुल, ये शब्द वहां के भूगोल और जीवन शैली का हिस्सा है। खडीन पानी रोककर खेती करने की एक बहुत ही अनोखी तकनीक है, जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित किया था। अच्छा। रन या टाट नमक वाली दलदली जमीन को कहते हैं, जो किसी काम की नहीं होती। और बालसिन? बालसन वो झीलें हैं जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे बेसिन में बन जाती हैं। तो इन सब बातों को समेटें तो ये मरुस्थल सिर्फ एक भौगोलिक चुनौती नहीं है। शुरुआत में हमने इसे आर्थिक शक्ति केंद्र कहा था। हाँ। वो कैसे? ये बंजर जमीन पैसा कैसे बना रही है? ये धारणा अब पूरी तरह बदल चुकी है कि मरुस्थल एक बेकार जमीन है। आज ये राजस्थान के विकास का इंजन है। इंजन? जी। इसके 3 मुख्य आर्थिक स्तंभ हैं। पहला है खनिज। यहाँ की अवसादी चट्टानों में, जो कभी समुद्र का तल थीं, आज पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले के विशाल भंडार हैं, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ तो सूरज की रोशनी ही होगी। निश्चित रूप से। यहाँ साल के ज्यादातर दिन आसमान साफ रहता है और धूप तेज होती है। ये सौर ऊर्जा के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। अच्छा। इसलिए इसे विश्व का शक्ति ग्रह या वर्ल्ड पावर हाउस भी कहा जाने लगा है। साथ ही यहाँ चलने वाली तेज हवाएं पवन ऊर्जा का भी एक बड़ा स्रोत हैं। और तीसरा स्तंभ? वो है पर्यटन। मरुस्थल की एक अपनी अनोखी खूबसूरती है। इसके सुनहरे टीले, किले, ऊंट की सवारी, ये सब दुनिया भर के पर्यटकों को खींचते हैं। हाँ, जैसलमेर का मरु महोत्सव हो या बाड़मेर का थार महोत्सव, ये सब यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा देते हैं। और पशुधन तो हमेशा से यहाँ की रीढ़ रहा ही है। तो हमने राजस्थान के व्यापक वर्गीकरण से लेकर थार मरुस्थल की बारीक बनावट, समुद्र से रेगिस्तान बनने की कहानी और उसकी छिपी हुई आर्थिक ताकत तक का सफर तय किया। ये सिर्फ एक बंजर जमीन नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा एक जीवंत प्रदेश है। इन स्रोतों में एक शब्द आया था, मरुस्थल का मार्च, यानी मरुस्थल का विस्तार। हाँ। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और विरोधाभासी सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? एक तरफ हम देख रहे हैं कि यही मरुस्थल खनिज, ऊर्जा और पर्यटन के कारण एक आर्थिक शक्ति केंद्र बन रहा है, तो दूसरी तरफ इसका प्राकृतिक विस्तार एक पारिस्थितिकी चुनौती है। सही बात है।
ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले मरुस्थलों में से एक में विकास की इस दौड़ और मरुस्थल के इस फैलाव के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है।